नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार सिल और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे BPSC 103 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की, यानी जून 2022 में जो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में उसके आंसर पर हम चर्चा करेंगे और उन सवालों को हम देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और उनका आंसर क्या होगा। मैं आपको शॉर्ट समरी में आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है इसका जो आंसर है कैसे आपको लिखना है, और लाइव एग्जांपल जैसा कि आपको पता है कि मैं देता हूं अपनी वीडियोस में ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज है ना वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो मैं जो समझाऊंगा उसी को आज के एग्जाम में जाके लिख देना है। आई बात समझ में? मैं जितने भी एग्जाम्पल दूंगा उसी एग्जाम्पल को जाके वहाँ पे लिखना है, उसमें आपको नंबर मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो आपकी स्क्रीन के सामने जो है आपके सवाल ये हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिए हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लिखित में PDF में, यानी आपके सामने जो क्वेश्चन है इसके आंसर जो लिखित रूप में PDF में आपने नहीं लिए हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि अभी भी टाइम है आपके एग्जाम को। ठीक है, एग्जाम हॉल में घुसने से 2 घंटा पहले जो है या 1 घंटा पहले आप उसको एक बार अगर पढ़ लेंगे, ठीक है, तो काफ़ी आसानी होगी आपको एग्जाम में लिखने में। चलिए तो सेशन की शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहला आपका सवाल जो है वो है, J.S. मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा की चर्चा कीजिए। यानी क्या कह रहा है कि J.S. मिल ने स्वतंत्रता को लेकर क्या कहा था, उनकी अवधारणा क्या था, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो क्या है भाई, देखिए J.S. मिल कौन थे? J.S. मिल राजनीति विज्ञान के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे। ठीक है, उनका बहुत बड़ा नाम है किसके? राजनीतिक क्षेत्र में। J.S. मिल की पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था ऑन लिबर्टी, और इस पुस्तक को 1960 के दशक में जो है वो काफ़ी चर्चा जो है इस पुस्तक की गई थी। अब बात करेंगे मिल ने स्वतंत्रता को लेकर क्या कहा। देखिए मिल ने स्वतंत्रता को लेकर या आज़ादी को लेकर क्या कहा। मिल का स्वतंत्रता को लेकर यह अवधारणा था, ये मानना था कि हर व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उनके नज़र में, ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ ये था कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और वो जो स्वतंत्रता है वो अगर अनैतिक भी हो, अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर अनैतिक कार्य भी करे, बुरा कार्य भी करे, तो भी वो उचित है। कम से कम उन्हें मिल तो रहा है, अपने मन की बातों को बाहर निकालने का जो है उनको जो अधिकार है वो मिल तो रहा है, भले ही वो खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, ये बात की बात है, लेकिन मिल रहा है, इतना ही काफ़ी है। और इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता की अवधारणा, J.S. मिल का। आई बात समझ में? यानी उनका ये तर्क था। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी देश में क्या है कि एक दायरा है, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री है कि आप इसी बाउंड्री के अंदर में रहकर जो है स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने जो है 1 बोतल शराब पी लिया और सड़क पे चलते हुए किसी को भी आप गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो आज़ादी है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तो फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन मिल ने कहा था कि ये सही है। कम से कम उस व्यक्ति को अपने दिल की जो इच्छा है, उसकी मन की जो इच्छा है वो बाहर निकालने का मौका तो मिल रहा है फ्रीडम के नाम पे। आई बात समझ में? J.S. मिल का कहना था। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य था व्यक्तित्व हासिल करने को बढ़ावा देना। व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअलिटी का अभिप्राय व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण से, यानी आपके अंदर जो लक्षण है, अब चोर चोरी ही करेगा, ठीक है, जो डकैत होते हैं, डाकू, वो डकैती ही करेंगे, ठीक है, जो बलात्कारी होते हैं ना, जो मानसिक बीमार है, ठीक है, वो हमेशा जो है लड़कियों को, महिलाओं को कुदृष्टि से ही, खराब नज़र से ही जो है वो देखेंगे। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो दुनिया को अच्छा करने के बारे में सोचता है। यानी हर व्यक्ति का अपना खुद का एक लक्षण होता है और उस लक्षण को वो बाहर निकालता है। तो J.S. मिल का यही कहना था कि आपके अंदर जो लक्षण है, यानी आपका जो व्यक्तित्व है, उसे आप बाहर निकाल सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है, इसकी आपको फ्रीडम है। यही कहना था J.S. मिल का। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे का जो हमारा सवाल है वो है अलगाव पर मार्क्स के विचारों की जांच कीजिए। यानी अलगाव पर जो है मार्क्स का क्या विचार था, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे अलगाव क्या होता है। देखिए अलगाव का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको आपके मोबाइल फ़ोन से लगाव है, ठीक है, और मैं आपको आपके मोबाइल फ़ोन और आपको जो है वो आपके बीच में जो है मैं दूरी बना दूंगा, यानी मैं आपको आपके मोबाइल फ़ोन यूज़ करने बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं अलगाव की स्थिति, ठीक है। या फिर मान लीजिए अभी आपको जो है आपके मोबाइल फ़ोन से बहुत क्या है लगाव है, ठीक है,
लेकिन ऐसा कुछ हुआ, आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ या फिर आप डिप्रेशन में चले गए फ़ोन के कारण, तो आप क्या करेंगे, आप उस मोबाइल फ़ोन से दूरी बना लेंगे, आप उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे। तो वो स्थिति अलगाव की स्थिति कहलाती है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है न्यूज़ में, जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात सुनते हैं तो आप सुनते होंगे अलगाववादी नेता। तो ये अलगाववादी नेता कौन है? तो अलगाववादी नेता कश्मीर के उन नेताओं को कहते हैं जिन्हें भारत से या जम्मू कश्मीर से कोई लगाव नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए महबूबा मुफ्ती है, ठीक है, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के कुछ नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। तो इन लोगों को जम्मू कश्मीर या भारत से कोई लगाव नहीं है। ये हमेशा जो है ना वो आग उगलते रहते हैं, खराब खराब बात बोलते हैं भारत को लेकर, यानी उन्हें भारत से लगाव नहीं है, इसलिए उन्हें अलगाववादी नेता कहा जाता है। ये हमेशा पाकिस्तान के प्रति अपने प्यार को दिखाते हैं, भारत के प्रति अपने नफरत को दिखाते हैं। ये कहते हैं कि जो है अगर भारत में 370 लागू होता है तो जो भारत का झंडा है वो लाल हो जाएगा, खून से लथपथ हो जाएगा। तो ऐसे जो बातें हैं वो ये लोग कहते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं अलगाववादी नेता, यानी भारत से या कश्मीर से इनको कोई लगाव नहीं है। अब बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स का इस पर क्या विचार था। देखिए कार्ल मार्क्स ने हमेशा मजदूरों की बात की, श्रमिकों की बात की। तो इन्होंने जो है अलगाव को श्रमिक और मजदूर के रूप में देखा। उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। मार्क्स के लिए अलगाव का मुख्य पहलू था उनका, वो था काम या श्रम को श्रमिक से अलग करना, यानी जो मजदूर है उसको उसके काम से अलग करना अलगाव कहलाता है, और श्रम के उत्पादों को श्रमिक से अलग करना है। अब ये कैसे समझेंगे, देखिए पहले जो जमींदारी थी, तो पहले के जमींदार क्या करते थे, जो किसान थे या श्रमिक थे उनको अपने ज़मीन पर खेत में काम करवाते थे, ठीक है, और बस काम करवाते थे। उन्हें ना उस खेत का अनाज मिलता, ना अच्छे उन्हें जो है मजदूरी मिलता। उन्हें क्या मिलता कि मैं तुम्हें दिन भर का खाना पीना दे दूंगा, ठीक है, तुम मेरे खेत में काम करो। तो कहीं ना कहीं एक किसान या एक मजदूर अपने लगन से, अपने परिश्रम से खेतों पर काम करता है, फसल को उगाता है, तो उसका एक लगाव नहीं होगा उस फसल के प्रति। अब मान लीजिए आपने एक आम का पेड़ लगाया, ठीक है, उस आम के पेड़ को आपने पानी देके सिंचा, बड़ा किया, और अब वो आम का पेड़ फल दे रहा है, तो आप क्या आशा करेंगे कि उस आम के पेड़ का फल आपको मिले। लेकिन वहीं पर अगर उस जमीन का मालिक ने आपको कह दिया कि नहीं, इस आम का फल तुमको नहीं मिलेगा, यानी क्या हो गया, एक अलगाव का स्थिति जो है वो आपके सामने आ गया। आई बात समझ में। तो मार्क्स ने यही कहा था कि मजदूर जो है, श्रमिक जो है, किसान जो है खेतों पर काम करते हैं और उनको उनके फसल से अलग कर देते हैं, उनको उनके काम से अलग कर दिया जाता है जमींदारों के द्वारा। तो यही कहलाता है अलगाव, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से बड़ा चढ़ा के आपको लिख देना होगा। चलिए अब आगे हम बात करेंगे असमानता। क्वेश्चन नंबर 3, असमानता के उदार औचित्य की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यानी असमान का उदार औचित्य क्या था, आइए बात करते हैं। देखिए असमानता का जो उदारवादी सिद्धांत वो कहता क्या है, ध्यान से इसको समझिए। अभी हमारा जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में हम लोग क्या कहते हैं कि जिसके पास योग्यता है, ठीक है, जिसके पास काम करने की योग्यता है उसे ही जो है मौका मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आप एक पीएचडी होल्डर हैं, आपके पास पीएचडी की डिग्री है, ठीक है, तो और कोई आपका दोस्त है वो सिर्फ मैट्रिक पास है, तो सबसे पहले चांस किसको मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए उस पीएचडी होल्डर को। कोई भी, आप भी मान लीजिए कोई कंपनी के मालिक होंगे तो आप भी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने कंपनी में चांस देंगे। लेकिन उदारवादियों का तर्क क्या था, उदारवादियों का तर्क था कि ये तो असमानता हो गया भाई, ठीक है, आप एक पीएचडी होल्डर को काम पे ले रहे हैं, एक मैट्रिक पास को काम पे नहीं रख रहे हैं, तो ये तो असमानता आप कर रहे हैं, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, समानता का पक्ष होना चाहिए। तो उनका तर्क था कि ऐसा मॉडल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें भी आपको समानता दिखानी होगी। भले ही योग्यता है, मान रहे हैं हम उस चीज़ को, लेकिन खुद का व्यक्तित्व भी तो है। आप सिर्फ योग्यता को देख रहे हैं, आप सिर्फ डिग्री को देख रहे हैं, किसके पास क्या डिग्री है, आप उसके अंदर की योग्यता को तो देखिए, उसके व्यक्तित्व को तो देखिए कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। हो सकता है कि वो पीएचडी होल्डर जो है वो क्या है, वो भ्रष्ट हो, वो आपके कंपनी में आने के बाद या नौकरी करने के बाद जब ये कंपनी को डुबो दे, कंपनी में चोरी करे। और हो सकता है कि जो वो मैट्रिक पास वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति ईमानदार हो, वो आपके कंपनी के तरक्की के बारे में सोचे, बेईमानी करने के बारे में ना सोचे, वो बिल्कुल ईमानदार हो, आपके कंपनी को वो आगे बढ़ाए, ठीक है। तो जो असमानता का उदारवादी सिद्धांत है ना, वो ये कहता है। आई बात समझ में। चलिए अब एग्जाम्पल में भी आपको उस दो व्यक्ति का एग्जाम्पल देना होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं समानता और भारतीय संविधान पर एक टिप्पणी लिखी है। तो काफ़ी ईजी है, भारतीय संविधान समानता की बात करता है भाई,
समानता किस किस चीज़ पर समानता? हर चीज़ की समानता की बात करता है। हम लोग हर लोग समान है, भारत की हर जनता बराबर है। एक हिंदू को जितना अधिकार है, एक मुसलमान को उतना अधिकार है, एक ईसाई को जितना अधिकार है, एक पारसी या सिख या बौद्ध जैन को भी उतना ही अधिकार है। यही तो समानता है, यानी हम सभी बराबर हैं। कानून, सरकार कोई भी कानून पास करती है, कोई भी बिल पास करती है, तो वो बिल क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए होता है या क्या सिर्फ वो बिल मुसलमानों के लिए होता है? नहीं, वो बिल सभी के लिए बराबर होता है, सभी के लिए बराबर। अभी मान लीजिए कि आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान कार्ड, यानी 5 लाख तक का जो आपको हेल्प मिलता है। तो क्या सरकार ने क्या ये बता दिया कि क्या ये कार्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सिर्फ ईसाइयों के लिए है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? नहीं, उस कार्ड का यूज़ हर एक वो व्यक्ति कर सकता है जो भारतीय है, जो इंडियन है। तो ये क्या है? ये समानता है। और भारतीय संविधान हमेशा जो है वो समानता की बात करता है। भारतीय संविधान सभी धर्मों को, सभी पंथों को, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को, सभी को जो है ना वो क्या करते हैं, वो समान दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए तुम लोग कहते हैं कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चलिए, चारों क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे भाग 2 की। भाग 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों 200 शब्दों पर जो है वो टिप्पणी लिखना है। सबसे पहला है अंतर संबंधी व्यवहार। अंतर संबंधी व्यवहार क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, अंतर संबंधी व्यवहार, यहाँ पे 3 शब्द है। एक है अंतर, अंतर माने अंतर करना, संबंधी माने संबंध, और व्यवहार मतलब व्यवहार करना, यानी अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार करना ही अंतर संबंधी व्यवहार कहलाता है। हमेशा शब्द को तोड़ना सीखिएगा। शब्द को अगर आप तोड़ना सीख गए ना, ठीक है, और एक एक शब्द का मीनिंग अगर आपने निकाल लिया तो फिर आप उसकी परिभाषा को आराम से लिख देंगे। देखिए, अंतर संबंधी व्यवहार यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवहार। अब मान लीजिए कोई सरकार है, ठीक है, और सरकार क्या करती है, अलग अलग व्यवहार करती है। भाई, एक तरफ तो सरकार समानता की बात करती है, ठीक है, कि सभी समान है, और दूसरी तरफ लोग क्या करते हैं कि सरकार क्या करती है कि एससी के लिए अलग आरक्षण, एसटी के लिए अलग आरक्षण, जनरल के लिए अलग आरक्षण, ठीक है, जनरल के लिए तो खैर कोई आरक्षण है ही नहीं, और ओबीसी के लिए अलग आरक्षण। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो जनरल लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, ठीक है, क्या उनको अधिकार नहीं है नौकरी करने का? ठीक है, आप उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उन्हें अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। तो यही तो कहलाता है अंतर संबंधी व्यवहार, ठीक है। अब सरकार इस पर, आप सरकार से हमने सवाल पूछ लिया कि आपने एससी को आरक्षण दिया, एसटी को आरक्षण दिया, ओबीसी को आरक्षण दिया, लेकिन जनरल को तो आपने आरक्षण नहीं दिया। तो सरकार हमसे पता है क्या कहती है? सरकार हमसे कहती है कि देखिए भैया, आपने तो सवाल किया, काफ़ी सवाल आपका अच्छा है, हमने एससी और एसटी को आरक्षण दिया उनके हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अगर हमने एससी और एसटी को आरक्षण हम नहीं देंगे तो फिर समाज उन्हें क्या कर देगा, पहले की तरह शोषण करना शुरू कर देगा, ठीक है, उन्हें सिरे से नकार देगा, उन्हें अपने आसपास बैठने नहीं देगा, अपने आसपास उन्हें खड़ा होने नहीं देगा, मंदिर में घुसने नहीं देगा, ठीक है, यानी उनका बहिष्कार करेगा। तो इसीलिए उनके कुछ मतलब कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमने उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए हैं और उनके साथ हम अलग व्यवहार कर रहे हैं, और यही कहलाता है अंतर संबंधी व्यवहार। आई बात समझ में? तो अंतर संबंधी व्यवहार अगर पूछे तो आप ये एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल वाला जो एग्जाम्पल है ना, उसको अच्छे से लिख दीजिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और नहीं मिला नंबर तो आप मुझसे कहना, तब आप मुझसे कहिएगा कि सर आपने गलत बोला था। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, जिस एग्जाम्पल में दे क्यों रहा हूँ, ताकि उस एग्जाम्पल को आप याद रखें और एग्जाम में उसी एग्जाम्पल को आप लिखें। आई बात समझ में? चलिए, तो अंतर संबंधी व्यवहार जो है आप समझ गए। अब जो है आपके स्क्रीन पे ख नंबर है न्याय के आयाम, यानी न्याय के कौन कौन से आयाम है। देखिए, न्याय के ना 4 आयाम है, कानूनी आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम। अब इस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कानूनी आयाम की। देखिए, कानूनी रूप से जो है वो न्याय जो है वो कानून क्या कहता है न्याय के बारे में, कि सभी लोगों को न्याय पाने का अधिकार है, ठीक है, कानून के नज़र में आप सभी समान है। अदालत का आपने कभी कोर्ट गए होंगे या कभी आपने बॉलीवुड की फिल्में देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि एक कोर्ट में जज के सामने जो है तराजू लिए एक जो है महिला खड़ी है ऐसे करके, और उसके आंख में पट्टी बंधा हुआ है। तो पट्टी बंधा हुआ क्यों है? क्योंकि वो किसी को देख नहीं पा रही है कि कौन मुकेश अंबानी बैठा है या फिर एक गरीब आदमी बैठा है, उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है, उसको बस आवाज़ें सुनाई दे रही है। आई बात समझ में? तो किसी का भी पक्ष ना लेते हुए निष्पक्ष रूप से फैसला करना जो उचित है, जो न्याय है। यानी मान लीजिए कि अडानी और एक व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो गया, ठीक है, अब अडानी तो काफ़ी पैसे वाला है, सरकार को तो उसका पक्ष लेना चाहिए, लेकिन नहीं, कानून उसका पक्ष कभी नहीं लेगा, ठीक है। आपको याद है
कि एक व्यक्ति डोमिनोज जाता है, कुछ दिन पहले घटना हुई थी। एक व्यक्ति डोमिनोज जाता है क्या करने के लिए? पिज्ज़ा खाने के लिए। डोमिनोज जाके वो पिज्ज़ा खाता भी है और एक पिज्ज़ा वो पार्सल करवाता भी है अपने घर ले जाने के लिए। और वो व्यक्ति जो है एक प्लास्टिक बैग मांगता है और उस प्लास्टिक बैग के लिए जो है उनसे पैसे लिए जाते हैं 5 या 10 रुपया। उस व्यक्ति को घर जाकर जब मालूम चलता है कि जो है दुकानदार ने यानी डोमिनोज ने जो है उनसे 5 रुपया 10 रुपया जो है वो प्लास्टिक के लिए लिए हैं अलग से उस बैग के लिए, तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है और वो व्यक्ति तुरंत, ठीक है, कंज्यूमर केयर में जाके केस कर देता है। ठीक है, अब डोमिनोज तो भाई बहुत बड़ा कंपनी है, सरकार तो चाहती है, न्यायालय चाहती तो और डोमिनोज को बोल सकती थी कि आप मुझे जो है 10 लाख रुपया दे दीजिए ऐसे करके, ठीक है, हम आपके पक्ष में फैसला सुना देंगे। लेकिन कानून कभी ऐसा नहीं करती। कानून सबके लिए क्या है? समान भावना रखती है। कानून सबके लिए न्याय की बात करती है। तो पता है डोमिनोज के साथ क्या हुआ? डोमिनोज को 10 लाख रुपया फाइन भरना पड़ा इस चीज़ के लिए। एक 5 रुपए का एक प्लास्टिक बैग का पैसा लेने के लिए डोमिनोज को 10 लाख रुपए सरकार को, कोर्ट को देना पड़ा। और साथ ही साथ जिस कस्टमर ने, जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ केस किया था कंज्यूमर फोरम में, उस व्यक्ति का जो खर्चा वगैरह हुआ इस केस उस करने में, ठीक है, उसका भी हर्जाना डोमिनोज को भरना पड़ा। तो सोचिए, ये है आपकी ताकत, यानी कानून के समक्ष जो है न्याय सबके लिए बराबर है। तो आई बात समझ में? तो अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछे तो डोमिनोज वाला एग्जाम्पल आप बिल्कुल लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा। सच्ची घटना है भाई, आप गूगल में जाके सर्च कर लें, आप यूट्यूब में जाके सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। तो इससे अच्छे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इससे अच्छे एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। इसको लिखिए, जो चेक करने वाले सर होंगे वो पढ़ेंगे, आपको नंबर दिया जाएगा। बिल्कुल ये सच्ची घटना, कोई कहानी बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया कानूनी आयाम। अब उसके हम बात करेंगे राजनीतिक आयाम। देखिए, राजनीतिक आयाम मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति के अंदर में प्रतिनिधि करने की क्षमता होती है। अब मान लीजिए राजनीतिक आयाम का अर्थ होता है कि न्याय, यानी सभी को समान दृष्टि से देखना राजनीतिक रूप में। सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, सभी व्यक्ति जाके वोट दे सकता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है। अगर आपको कोई पार्टी मौका नहीं दे रही है खड़ा होने के लिए एमएलए या एमपी के चुनाव में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चुपचाप निर्दलीय खड़ा हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय होके। आई बात समझ में? यानी आपको वो अधिकार बिल्कुल प्राप्त है। कई सारे नेता हैं जो निर्दलीय होके उभर के सामने आए हैं, ठीक है, निर्दलीय होके भी वो चुनाव जो है वो जीत गए हैं। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए राजनीतिक न्याय क्या होता है। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नेता कौन? शिवराज सिंह चौहान। उतने दिनों से वे सीएम थे, 18 साल से वो सीएम पद पर जो है कुर्सी पर बने रहे। लेकिन इस बार उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, इस बार किसी और को सीएम बनाया गया। और देखिए विडंबना, देखिए राजस्थान की, राजस्थान में उस व्यक्ति को, ठीक है, राजस्थान में उस व्यक्ति को, उस नेता को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया जिसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है राजनीति का। जो पहले जो है कभी उन्होंने ना चुनाव लड़ा ना कुछ, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार जीत के आए हैं, फर्स्ट टाइम पहली बार जीते और उनको सीएम बना दिया गया। यही तो है न्याय, यही तो न्याय है। राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे को सीएम बनाते तो ये अन्याय होता उन कार्यकर्ताओं के साथ, ठीक है, जो ये आस लगाकर बैठे हुए हैं कि हमारे अंदर योग्यता है, उसके बाद भी सरकार जो है, बीजेपी जो है, मोदी जो है, हमें सीएम नहीं बना रही है, वसुंधरा को ही सीएम बना रहा है। क्यों? उनके पास अनुभव है इसलिए और उनके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए। लेकिन नहीं, भाजपा ने क्या किया? एक ऐसे कार्यकर्ता को सीएम बनाया जो पहली बार चुनाव लड़के आए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो ये है राजनीतिक न्याय। बीजेपी ने न्याय किया, ठीक है, कार्यकर्ता को सीएम बना दिया। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब समझिए। देखिए मान लीजिए आपके समाज में क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, तो उस क्रिकेट का मैदान समाज का है तो सभी का है भाई, सभी वहाँ पे खेल सकता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आता है, आपको बोलता है कि नहीं मैं आपको यहाँ पे खेलने बिल्कुल नहीं दूंगा, तो ये तो क्या हो गया? तो अन्याय हो गया। अरे भाई आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपके समाज में जो, अगर मान लीजिए कोई पुस्तकालय है वहाँ आपको पढ़ने का अधिकार है, कोई तालाब है वहाँ नहाने का अधिकार है, कोई पार्क है वहाँ घूमने का अधिकार है, ठीक है, कोई क्रिकेट या फुटबॉल का मैदान है तो वहाँ जाके आपको खेलने का जो है वो, खेलने कूदने का जो है आपको वो क्या है, वो यह है। तो वो हो गया सामाजिक न्याय, यानी समाज मिलकर जो आपके लिए न्याय करे, समाज मिलकर आपके लिए जो न्याय करे, ठीक है, न्याय की बात करें तो ये हो गया सामाजिक न्याय। कभी भी हमारे, अगर हम गांव में रहते हैं तो कभी भी आपके गांव में अगर लड़ाई झगड़ा होता होगा तो लोग जाते हैं किसके पास? गांव के सरपंच के पास, गांव के मुखिया के पास और ग्राम पंचायत के पास। क्यों जाते हैं? आपको पता है कि वहाँ मुझे न्याय मिलेगा, यानी सामाजिक लोग ही उसमें रहते हैं, समाज के लोग ही वहाँ रहते हैं,
ठीक है। पंचायत के मेंबर रहते हैं, सरपंच रहते हैं, मुखिया रहते हैं, पंचायत समिति रहते हैं और सभी मिलकर एक सामाजिक न्याय करते हैं आपके लिए। तो ये हो गया सामाजिक न्याय। दूसरा है आपका लास्ट है, ठीक है, आर्थिक न्याय। देखिए आर्थिक न्याय क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय मतलब सभी को आर्थिक दृष्टिकोण से बराबर देखना। अब कोई गरीब आदमी है तो उसको आप दुत्कारेंगे, ठीक है, उसको भगा देंगे, चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, तो ये न्याय कहलाया क्या? ये तो अन्याय हो गया भाई। यानी एक गरीब को भी जो है उतना ही सम्मान देना जितना सम्मान एक पैसे वाले को देना, ये आर्थिक न्याय कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 नंबर में योग्यता के घटक, मानव सुरक्षा और वैश्विक न्याय। तो योग्यता के घटक क्या क्या, आइए देखते हैं। देखिए योग्यता के निम्न घटक हैं। पहला है प्रयास और प्रदर्शन, यानी आपको अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो प्रयास करना होगा, क्योंकि आप प्रयास करेंगे तभी आपका प्रदर्शन क्या होगा, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। यानी आप अगर अच्छा प्रयास करते हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा ही होगा, आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, आप सरकारी दफ्तर में आपकी नौकरी लग जाएगी या किसी बड़े प्राइवेट कंपनी एमएनसी में आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये हो गया प्रयास और प्रदर्शन। दूसरा है जिम्मेदारी की भूमिका, यानी आपके अंदर अगर आप मान लीजिए कि आपके अंदर योग्यता है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक लीडरशिप की भूमिका होनी चाहिए, आपके अंदर एक जिम्मेदारी होना चाहिए। आपके अंदर योग्यता है, ठीक है, आप पीएचडी होल्डर हैं लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास टैलेंट तो है लेकिन आप दफ्तर जाते हैं क्या, दोपहर को 12 बजे, दोपहर को 1 बजे, तो आपके अंदर जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। तो जिम्मेदारी की भूमिका भी जो है आपके अंदर होना चाहिए। और चौथा है, लास्ट वन है, समय का महत्व। यानी आपके अंदर योग्यता है तो ठीक है भाई, लेकिन आपके अंदर समय के महत्व का भी ज्ञान होना चाहिए कि समय पर हर काम को समय पर हमें करना है। अब आपके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन आप क्या करते हैं, दिन भर खेलते हैं, तो क्या आप एग्जाम में क्या पास कर पाएंगे अपनी योग्यता के आधार पर? बिल्कुल नहीं। आपके पास डिग्री है पीएचडी की लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, तो क्या आपको मिलेगा नौकरी? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यह समय का महत्व। आई बात समझ में? काफ़ी इजी है। चलिए उसके बाद करेंगे मानव सुरक्षा और वैश्विक न्याय। तो मानव सुरक्षा, देखिए मानव सुरक्षा क्या है? मानव की सुरक्षा की बात करना मानव सुरक्षा है, मानव के हितों की बात करना मानव सुरक्षा है, मानव अधिकार की बात करना मानव सुरक्षा है। अगर मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं तो वो भी एक क्या है, मानव सुरक्षा है। वैश्विक न्याय, वैश्विक न्याय क्या है? देखिए वैश्विक जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पृथ्वी की, ग्लोब की, पूरी दुनिया भर की। वैश्विक न्याय यानी अगर कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति, ठीक है, कोई भारतीय व्यक्ति जाता है अमेरिका, चलिए छोड़िए उसकी बात हम बाद में करते हैं। कुछ दिन पहले थाईलैंड की एक लड़की इंडिया घूमने के लिए आई थी और कुछ लोगों ने उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया था। ठीक है, तो वो महिला घूमने के लिए आई है और उनके साथ और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इसी सब्जेक्ट का, तो आप जो है दिए गए नंबर पर फोन करके आप अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट मंगवा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल रूस और यूक्रेन का। रूस ने जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया। यूक्रेन एक छोटा देश है, रूस एक बड़ा देश है। ताकत की बात करें तो रसिया जो है काफ़ी बड़ा है, उसने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, तो क्या ये वैश्विक न्याय है? नहीं। पूरे दुनिया ने जो है रूस को गाली देना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई। ठीक है, रूस पर कड़े कड़े जो है नियम और प्रतिबंध और कानून जो है वो थोपे गए, लगाए गए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप अपना सामान यहाँ नहीं बेच सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहलाता है वैश्विक न्याय, जब आप विश्व के स्तर में किसी भी व्यक्ति के प्रति आप न्याय करते हैं। आई बात समझ में? अब बांग्लादेश की एक राइटर है तस्लीमा नसरीन, उसको बांग्लादेश की सरकार ने अपने देश से निकाल दिया, लेकिन अमेरिका ने कहा यू आर वेलकम, आप आ सकते हैं हमारा देश। ये कहलाता है वैश्विक न्याय। आई बात समझ में? चलिए अब आपका 7वां क्वेश्चन है आर्थिक अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए। आर्थिक अधिकार क्या होते हैं भाई? आप मान लीजिए व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मार्केट सब्जी मंडी में जो है आप भी एक दुकान लगाएं, आप भी एक दुकान लगा सकते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं और आपको वहाँ पे जो पहले जो सब्जी मंडी सब्जी बेचने वाले होते हैं वो आपको वहाँ पे सब्जी का दुकान लगाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो लोग आपके जो आर्थिक अधिकार है उसको छीन रहा है। अब मान लीजिए आप झारखंड से हैं और आप जा रहे हैं बंगाल व्यवसाय करने के लिए, और बंगाल के लोग आपको ये कहकर भगा रहे हैं कि तुम झारखंड से हो, तुम बिहार से हो, तुम भागो यहाँ से। अब जैसे तमिलनाडु में ही हुआ, कर्नाटक में ही हुआ, बिहार के मजदूर काम करने गए थे, उन्हें वहाँ से भगाया जा रहा था। तो ये आर्थिक न्याय बिल्कुल नहीं हुआ। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी को कमाने का अधिकार है। आप कश्मीर के हैं, कश्मीर के लोग यहाँ शॉल आते हैं बेचने के लिए, ठंडा के टाइम पे रजाई, शॉल, टोपी, मफलर, स्वेटर बेचने के लिए आते हैं, उनका हम वेलकम करते हैं कि आओ भाई बेचो तुम यहाँ पे। तो वो कहलाता है आर्थिक न्याय।
आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत की जांच की। राजनीतिक दायित्व क्या होता है? राजनीति में दायित्व क्या होता है? कोई एमएलए और एमपी अगर वोट में, इलेक्शन में जीत जाता है तो उसका दायित्व क्या होता है? अपने समाज का विकास करना, जनता की बातों को सुनना, जनता की समस्याओं का निपटारा करना, यही तो है राजनीतिक दायित्व। इसी को बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। आई बात समझ में? और क्या समझाएंगे आपको? इतना बार तो समझा चुके हैं राजनीतिक दायित्व क्या होता है। चलिए, इसी के साथ हमारा जो ये सीरीज था जून 2022 क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर की, वो होता है खत्म। देखिए अभी भी टाइम है, नोट्स परचेज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परचेज कर लीजिए। बाद में ये मत बोलना कि एग्जाम काफ़ी ख़राब चला गया, ठीक है? एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाना चाहिए। और इतना मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ, पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवाया हूँ 1 से लेकर 15 तक, और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर भी करवाया हूँ, नोट्स भी आप लोगों को दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया है। तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाना चाहिए। सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से कलम तोड़ के लिख के आना है, और 80 नंबर तो इस सब्जेक्ट में कहीं नहीं जाना चाहिए। इतना इजी सब्जेक्ट है और इतने अच्छे से मैंने समझाया है। याद रखना, जो भी लाइव एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जो भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं घर के, परिवार के, माँ के, बाप के, आपके, इधर उधर, ठीक है, सभी एग्जाम्पल को वहाँ पे डाल देना है, लिख देना है, नंबर मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।